निश्चित ही आपने कभी सोचा है कि ड्रेक और जॉश में मेगन को इतनी उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच कैसे था। तुम्हें पता है, जैसे हमने पता लगाया कि उसके घर में पूरी सर्वेलेंस टीम है जिसमें उच्च परिभाषा के सुरक्षा कैमरे हैं। सब कुछ उसके कमरे से मॉनिटर किया जाता है और एक हिलने वाली दीवार के साथ छिपा होता है, जो तीसरे सीजन में ला पावरफुल पेरुवियन पेपर एपिसोड में खुला। और निश्चित रूप से आपने सोचा होगा कि कार्ली शे की मां के साथ क्या भूत हुआ, जो एक इतनी गहरी और महत्वपूर्ण रहस्य है कि गायब मां ने पैरामाउंट की नई आई कार्ली सीरीज के अंतिम एपिसोड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दो बहुत भिन्न रहस्य हैं और एक दूसरे से अलग लगते हैं क्योंकि वे अलग अलग शो में हैं और सब कुछ। लेकिन कार्ली की मां के साथ क्या हुआ, उसकी खोज में शुरू हुई जांच ने हमें निक वर्सो को घेरने वाली सबसे गहरी और अस्वस्थ साजिशों में से एक का पता लगाने के लिए ले जाया। यह एक सिद्धांत है जो आई कार्ली, ड्रेक और जॉश और निक वर्सो के बारे में मेरे सभी जानकारी को उलट देता है। लेकिन यह 100% पूरी तरह से पागल नहीं होता, उन अन्य सिद्धांतों की तरह नहीं जो निक के शो को जोड़ते हैं। और हालांकि मुझे वह सिद्धांत बहुत पागल लगता है जो कहता है कि आई कार्ली के सभी सदस्य वास्तव में अपनी विभिन्न मानसिक समस्याओं के कारण एक मानसिक अस्पताल में हैं, जिसमें फ्रेडी भी शामिल है। निकलोडियन के किसी भी वास्तविक प्रशंसक, खासकर 2000 के पहले दशक के, यह ध्यान देगा कि अब जितना बड़ा स्क्रीन पर क्रॉसओवर पॉपुलर है, उतना ही पहले ही निकलोडियन ने श्नाइडर के बेकरी के शो के माध्यम से अपना स्वयं का साझा यूनिवर्स स्थापित कर लिया था। हाल ही में बहुत से लोगों ने इसे श्नाइडर वर्सो कहने का विकल्प चुना है, जिसे इन श्रृंखलाओं के मुख्य वास्तुकार गंदा डैन श्नाइडर के रूप में जाना जाता है, अब इस टेलीविजन श्रृंखला के पीछे के शेयर के रूप में। लेकिन उस निर्माता और निर्देशक के अंधेरे इतिहास के पार हम सभी उस व्यक्ति द्वारा उत्पादित कई सीरीजों में से कम एक का आनंद लेने के लिए पहुंचेंगे। अब जैसे कि आयरन मैन यूसीएम की शुरुआत है, बहुत से लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ड्रेक और जॉश स्नाइडर वर्स की शुरुआत है, क्योंकि जबकि निक के अधिक पुराने शो जैसे अमांडा शो या केनन और केल को अन्य उत्पादनों में संदर्भित किया जाता है, तो ड्रेक और जॉश ने बहुत से बाद की शोजों में अधिक प्रस्तुत होने वाले थे, वास्तविक कनेक्शन स्थापित करते हुए, क्योंकि वे विक्टोरियस, आई कार्ली और जो 101 जैसी शोजों में बहुत उल्लेखित हैं, इसलिए ड्रेक और जॉश को उन सभी शोजों की उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। अब ये शो कैसे जुड़ते हैं, ये एक अलग और उच्च स्तर पर चर्चित विषय है। यह होता है कि यद्यपि यह एक ही विश्व के बारे में है, लेकिन लॉकस्टिव और मेगन एनरिक्यू और जॉश, जेरी ट्रेनर और मिरांडा कॉसग्रोव भी आई कार्ली में स्पेंसर और कार्ली शे के रूप में हैं, जिससे वह अविश्वसनीय सिद्धांतों को लेकर आते हैं, जैसे कि लोको स्टीव ने मेगन को अपहरण किया और उसे कहने के लिए मजबूर किया कि वे भाई बहन हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं रियलिटी शो के सिद्धांत के प्रशंसक हूँ, जिसके बारे में मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ब्लड मेटल, लुल्जिया की जांच टीम के संपादक और मुख्य हिस्सा ने मुझे यकीन दिलाया कि हमें पहले किसी और बहुत अधिक रोचक संभावना पर एक वीडियो बनाना चाहिए, खासकर इसलिए कि यह उनका 100% स्वयं का सिद्धांत है, जो एक पीछे कदम और ड्रेक और जॉश पर एक नजर से शुरू होता है। यह श्रृंखला उन दो किशोरों का पीछा करती है जो वॉल्टर और ऑन्ड्री शादी करने और एक खुशहाल परिवार बनाने का निर्णय लेते हैं। जोश की जन्म माँ और ड्रेक के जन्म पिता के परिवारों को जोड़कर उनका भाग एक और रहस्य के रूप में समाप्त होता है, जिसके बारे में हम एक अन्य वीडियो में बात करते हैं। लेकिन इस परिवार के बारे में और भी अजीब चीजें हैं, खासकर पार्कर परिवार की ओर से। देखो, निकोल्स परिवार और पार्कर परिवार के बारे में कभी ज्यादा जांच नहीं की जाती, लेकिन सामान्यतः किसी परिवार के बारे में कुछ पता चलता है तो हमेशा जोश के परिवार, निकोल्स परिवार पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जॉश की दादी, पापा निकोल्स और वॉल्टर की बहन का उल्लेख देखते हैं। लेकिन पार्कर परिवार के मामले में यद्यपि एक कुछ परिवार के सदस्यों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि शादी में शामिल होने वाली चाची कैथरीन या ऑन्ड्री की एक कल्पित बहन, पार्कर कभी कैमरे में नहीं दिखाए जाते और लगभग कभी उल्लेख नहीं होते। ऑन्ड्री ने ड्रेक को जन्म दिया और उसने अपने पति से तलाक लिया, इसलिए उसे अपने ऊपर बच्चे की देखभाल का जिम्मा लेना पड़ा। और हालांकि हमें कभी भी मिसेस पार्कर का काम क्या था यह पूरी तरह से पता नहीं था, लेकिन उनकी जीवनी सभी विकियों और इंटरनेट साइटों पर यह दावा करती है कि वह एक प्रोवाइडर या केटरर हैं, जिसका मतलब बुनियादी रूप से किसी को भोजन और पेय की सेवा प्रदान करने वाला होता है, जो उसे अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए बहुत कम छोड़ता है, जो ड्रेक के बचपन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि ऑन्ड्री हमेशा उसे नर्सों के साथ छोड़ देती थी और उसके अनुसार उसकी पसंद और महिलाओं को प्रेरित करने की क्षमता उसी समय से शुरू हुई थी। और अगर उसकी माँ उसके लिए नहीं थी तो उसके पिताजी तो बिल्कुल नहीं थे। 5 या 6 साल बाद मेघान का जन्म हुआ और ऐसा लगता है कि ऑन्ड्री के लिए सब कुछ रोचक रूप से बदल गया है। वॉल्टर से मिलने से पहले किसी बिंदु पर मिसेस पार्कर को सैन डिएगो में एक खूबसूरत घर मिलता है। ऑन्ड्री का पेशा सामान्यतः वार्षिक $40,000 तक कमाई दे सकता था, और अगर उसके साथ अच्छा चल रहा था तो आंकड़े कहते हैं कि $5,000 तक भी हो सकता था। लेकिन उस क्षेत्र में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घरों की कीमतें $5,000 तक हो सकती थीं, जो कि बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ड्रेक और जॉश का घर वास्तविक जीवन में बिक रहा था
और लगभग 2 मिलियन का मूल्य था। ऑड्री का परिवार मध्यम वर्ग के रूप में पेश किया गया है, लेकिन यह विशालकाय घर हमें अलग छाप देता है ना। यह घर वास्तव में एक विशेषता है। तो उसने अपने आर्थिक स्तर से बाहर एक घर प्राप्त करने के लिए कैसे किया? मैं कह रहा हूं, वह कर्ज ले सकता था, लेकिन यह ऑड्री के लिए बहुत भारी और बहुत लंबे समय तक का खर्च है। और उस परिवार के पास बस $5 का भी आर्थिक बोझ नहीं है, जैसे 20 साल से अधिक की एक भूतानी होती। रिक और मेगन के पास बहुत सारे अवसरों से भरपूर एक अच्छा जीवन था, जिससे ड्रेक ने छोटे से ही अपने संगीत करियर पर काम करने की संभावना मिली और ऑड्री ने मेगन को बराबरी से प्यार दिया। वे फुटबॉल मैच जैसे इवेंट्स में भी जाते थे, जैसा कि हमने फोम फिंगर के एपिसोड में देखा। उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी थी। एक एकल माता के लिए यह सब बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि वह 2 बच्चों की मां है। इसलिए हम मानते हैं कि वह एक बहुत अच्छी केटरर है और सैन डिएगो में एक महंगे घर का भारी कर्ज नहीं है, लेकिन अद्भुत रूप से उसके पास एक घर है। हालांकि यह मेगन की तरह संदिग्ध नहीं है, जो ड्रेक की छोटी बहन है। सीजन बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उनके मासूम मजाक उनके निगरानी टीम तक पहुंचने और उन्हें समझने में कैसे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सैन्य प्रौद्योगिकी है, और शायद वे इतने गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हमें मेगन के कमरे में क्या है वह देखने वाले समान सीन में ड्रेक ने एक लाल बटन सक्रिय किया, जिससे जोशुआ को एक विद्युत द्वारा चौंकाने वाली धारा लगी। जोश के पास, चाहे वह उसके कपड़ों में हो या उसके शरीर में ही क्यों ना हो, एक उपकरण स्थापित है जो मेगन को इच्छानुसार उसे विद्युत द्वारा चौंकाने की अनुमति देता है। मेगन के पास भी बटनों के पास एक रेडार है, जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने उन्हें एक ट्रैकर भी स्थापित किया है। किसी भी 11 साल की लड़की ने खुद से उस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना संभव नहीं है, चाहे वह कितनी ही बुद्धिमान हो, और उसने अपने कमरे के कैमरे, मॉनिटर और कंसोल के लिए सभी आवश्यक चीजें स्थापित करना भी अधिक संभावना नहीं है। किसी और ने कम से कम उसकी मदद की होनी चाहिए थी इतना सारा सामान उठाने में। और क्योंकि यह तकनीक सैन्य ग्रेड की होने की लगभग सुनिश्चितता है, लगता है कि मेगन संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना से जुड़ी हुई है, या कोई समान संगठन हो सकता है। इसे समझने के बाद नई सिद्धांत की रूपरेखा दिखाई देती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि ऑड्री अपने पति से दूसरी बार गर्भवती हुई? वह एक काफी गैरहाजिर और अदालती आदमी था, जिस वजह से उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी को इतना समय काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फोम फिंगर एपिसोड में हम मेगन को बहुत छोटी देखते हैं और ऑड्री अकेली, पहले से अलग। लेकिन मेगन और ड्रेक को फुटबॉल मैच ले जाने के लिए पैसे हैं। जैसे ही मेगन की आगमन के बाद चीजें सुधरने लगती हैं, बदले में कि जैसा होना चाहिए था अगर आप एक एकल माँ हैं जिसके पास एक और मुंह को भरने के लिए ज्यादा है। ये ऐसा होना चाहिए था, इसलिए आपके पास अधिक पैसे होने चाहिए। और सब बिना परिवार या पति की मदद के बेहतर होता है, क्योंकि ध्यान दें, ड्रेक सिर्फ नर्सों का उल्लेख करता है, कभी अपने पिता या किसी अन्य परिवार का उल्लेख नहीं करता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेल नहीं खाती और एक बहुत ही अजीब विचार का सुझाव देती हैं, लेकिन इसे समझाने के लिए हमें पहले आईकार्ली के बारे में बात करनी चाहिए। सब कुछ शुरू हुआ जब हम आईकार्ली के बारे में सिद्धांत जांच रहे थे। 2021 में एक सीरीज का पुनर्जीवन हुआ। पहले एपिसोड से ही कार्ली की मां का उल्लेख था और कार्ली से उनकी मां के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वह सवाल को नजरअंदाज करती है और विषय बदल देती है। थोड़ी देर के बाद चौंके रहने के बाद कुछ इंटरनेट पर्सन्स ये सोचते हैं कि उनकी मां मर गई है। पुनर्जीवन के अंतिम एपिसोड में बड़ा रहस्योद्घाटन मिलता है। स्पेंसर और कार्ली अपनी मां मिसेस शे के बारे में बात करते हैं और हालांकि वे उसके गुजरे हुए काल की ज्यादा जानकारी नहीं देते, हमें समझाते हैं कि उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, खासकर कार्ली ने, क्योंकि वह उसने उन्हें छोड़ दिया था जब कार्ली बहुत छोटी थी। यह दोनों पर गहरी निशानी छोड़ गया था और इससे स्पष्ट होता है कि कार्ली को निरंतर मान्यता की आवश्यकता है। स्पेंसर की अपरिपक्वता की समस्याएं और इसके लिए एक सीमित सीमा तक मिसेस मारिसा बेंसन उसके लिए एक मातृक अधिकारी आदर्श के रूप में काम करती है। पैरामाउंट के शो के तीसरे सीजन के अंत में जब फ्रेडी और कार्ली विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो सभी को चौंका देता है। स्पेंसर एक व्यक्ति को गुस्से से देखता है जो आ रहा है और कार्ली हैरान और प्रभावित दिखती है। शो को समाप्त करते हुए कहती है, माँ, मिसेस शेन कभी कैमरे में नहीं आती। और यह तीसरे और अंतिम सीजन का अंत है, क्योंकि एपिसोड के बाद शो रद्द हो गया और यह हमें एक अंतिम रहस्य छोड़ देता है। हमने आईकार्ली के कई एपिसोड और पैरामाउंट के पुनर्जीवन को देखा, लेकिन स्पेंसर और कार्ली के मां के त्याग से होने वाली सामान्य मानसिक समस्याओं के अलावा कोई भी सूचना नहीं थी। हाँ, कई संभावित परिस्थितियां हैं, जैसे कि कार्ली की मां को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकती थी, उसने उन्हें छोड़ दिया, या फिर उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए जिस दबाव और मांग का सामना करना था उसके लिए असमर्थ थी, क्योंकि स्टीवन शे कर्नल को अपने कर्तव्य का समय बहुत देना पड़ता था और श्रीमती शे कार्ली उसे छोड़ देंगी। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्नल शे को उनकी पत्नी के साथ कैसे जाना जाता है? यह एक दिमागी व्यायाम है, क्योंकि स्टीवन हमेशा मिशन पर होता है और शो में उल्लेख किया गया है कि यह वर्गीकृत मिशन है।
वायुसेना में शामिल होने के बावजूद उसने एक सबमरीन पर मिशन किए और डैन श्नाइडर ने स्पष्ट किया कि वह अमेरिकी सशस्त्र बलों के अन्य शाखाओं के साथ बहुत सहयोग करता था। यह एक बहुत ही मांग करने वाला काम है और यह संभावना सामने आती है कि एक महिला को गहराई से जानने का उसका एकमात्र वास्तविक विकल्प उसकी मिशन के दौरान इन सशस्त्र बलों के भीतर हो सकता है। इस रूप में देखने पर यह काफी स्पष्ट लगता है, लेकिन यह कार्ली की माँ कौन थी उसकी पहली असली सूचना है, जो एक सैन्य थी जिनका सरकारी ऑपरेशंस के वर्गीकृत संपर्क था, या कम से कम इतना काफी था कि उन्होंने एक ऑपरेटिव से विवाह किया, श्री शे। हाँ, अजीब चीजें बढ़ती जा रही हैं और सभी मेघन और शे परिवार के चारों ओर घूम रही हैं। यहाँ हमने निक वर्सो के सभी शो में मिरांडा कॉसग्रोव द्वारा निभाए गए सभी पात्रों की विशेषताओं की जांच की और हमारा सामूहिक दिमाग फट गया, क्योंकि स्पष्ट है कि सभी में एक ही जड़ है जिसमें एक असंवादनीय समानता है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वे एक समान दिखती हैं, सभी असाधारण हैं। मेघान अपनी प्रौद्योगिकी को अच्छे से नियंत्रित करती है, जानकारी को हाथ में लेने और संचालन करने में माहिर होती है। वह अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने भाइयों को और भी उन्नत तरीके से परेशान करती है। जोई 101 में हम पेज हॉवर्ड से मिलते हैं, एक वैज्ञानिक जिन्हें उन्होंने साथियों से पहले स्नातक की डिग्री हासिल की और उन्होंने छोटी उम्र में विश्वविद्यालय जाने का निर्णय लिया। और एक बात जो कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मिरांडा भी स्पेनिश में फेब्युलस और सुपरनैचुरल में दिखाई देती है, एक और शो जो स्नाइडर वर्सो का है, जहां उन्होंने एक लड़की का किरदार निभाया है जिसका नाम कॉर्मिना है और वह जादू में चौंकाने वाली अच्छी है, धोखाधड़ी की कला को नियंत्रित करती है। और हालांकि ऐसा लग सकता है कि कार्ली उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उसने अपने दोस्तों के समूह के साथ इंटरनेट का एक सबसे सफल शो बनाया जो सामाजिक और रचनात्मक महानता की सूचना देता है, जैसे कि स्पेंसर, जो भी एक कलात्मक महान है। और एक और बात यह है कि सामान्यतः जब निक के शो में आवर्ती अभिनेता होते हैं तो वे अपने असली नाम से या उनकी पहचान के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं, लेकिन किसी कारणवश मिरांडा के पात्रों का हमेशा पूरी तरह से अलग पहचान होती है। क्या ये अलग अलग पात्र हैं जिनके पास अलग अलग नाम, कहानियां और प्रेरणाएं हैं, लेकिन उनकी आधिकारिक जीवनी के अनुसार सभी का जन्म 1974 में हुआ था, इसलिए वे सभी एक ही वर्ष में जन्मे। ये विचित्र समानताएं हैं। लगता है वे रिश्तेदार हो सकते हैं ना? अगर वे रिश्तेदार हैं तो यह स्पष्ट नहीं है कि वे अलग अलग परिवारों में कैसे पहुंचे, या यह कि सभी उनके जन्म समय में पैदा हुई हों और वे बिल्कुल एक जैसी दिखती हों, लेकिन उनकी जन्म तिथियां भिन्न हैं। पेज सबसे बड़ी होने के साथ मेरा पहला संकेत था कि शायद महिला ने 24 जन्म दिया था, क्योंकि गुप्त भाई बहन इन शोज के लिए एक सामान्य विषय था, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया। लेकिन 4 बहनों का लगा मुझे अत्यधिक। और फिर हमने एक समाधान प्रदान करने वाले ड्रेक और जॉश का एक एपिसोड, जब भाई बहन मिंडी की साजिश का पता चलता है और उन्हें शिक्षिका हेफर की कार को कक्षा में घुसाने का दोषी बताते हैं, तो मिंडी उछलती है और सबको अपने आसपास नीचा दिखाने के लिए खोजती है, जिसमें जोश भी है, जिसे उसने अपनी सफलताओं के साथ अपने चेहरे पर रगड़ते हुए उसके कोकापो नामक कुत्ते को सफलतापूर्वक क्लोन किया है। यह एक विवरण है जो स्पष्ट करता है कि निक वर्सो में क्लोनिंग प्रौद्योगिकी एक वास्तविकता है और एक हाई स्कूल की छात्रा के लिए उपलब्ध है, जो हेनरी डेंजर में हम देखते हैं और उसके सभी स्पिन ऑफ्स के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हेनरी डेंजर एक श्रृंखला है जो कई पुरानी श्रृंखलाओं के बाद आई और यह एक अलग ब्रह्मांड में दिखाई देती है, लेकिन यह आई कार्ली के मुख्य ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जो एक और शहर सोव्यू में विकसित होता है। पहले फ्रैंकिनी, कैप्टन मैन और किड डेंजर के खलनायकों में से एक वास्तव में कैट वैलेंटाइन का भाई है, जो विक्टोरियस में दिखाई देती है और फिर सैम पॉकेट के साथ शो साझा करती है। फ्रैंकिनी का सहायक गम्मर है, सैम और कैट में दिखाई देने वाला एक और पात्र। गम्मर ने कहा कि वह पहले फ्रैंकिनी की छोटी बहन कैट के साथ अच्छे संबंध रखता, और अगर यह कम न हो, फ्रैंकिनी का चरित्र अरियाना ग्रैंडे के वास्तविक बड़े भाई द्वारा वास्तविक जीवन में निभाया गया था, जिसका मतलब है कि हेनरी डेंजर से सैम और कैट से जुड़ा है, और इसके साथ ही सभी निक वर्सो, विक्टोरिया सहित, जहां ड्रेक और जॉश के पात्र सीधे दिखाई देते हैं। हेनरी डेंजर में हम कुछ बहुत ही पागल प्रयोग देखते हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो इस यूनिवर्स में क्लोनिंग कितनी उन्नत है वह दिखाते हैं। हमें वहां बहुत मजा आता है। यहाँ क्लोनिंग को सुधारा जा रहा है, इस हद तक कि यह शो का एक बार बार आने वाला मजाक बन गया है, और यह बहुत सामान्य है कि हम इसी विस्तृत यूनिवर्स में प्रमुख पात्रों के क्लोन देखें, जिसके बारे में हम पूरे समय से बात कर रहे हैं, जहां एक ही वर्ष में जन्मे कई एक समान पात्र हैं, लेकिन अलग अलग दिन। हाँ, हम सिर्फ मिरांडा कॉसग्रोव के पात्रों को क्लोन बता रहे हैं, लेकिन सबूत है कि सब कुछ शे परिवार के साथ ही तथा उसी समय शुरू हुआ था। सोचो, निक वर्सो में 2000 से पहले क्लोनिंग प्रयोगों में शामिल हो सकने वाला एकमात्र जोड़ा श्री और श्रीमती शे हो सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्गीकृत सरकारी कार्यों का हिस्सा थे। कार्ली के कई प्रतिलिपियां अलग अलग परिवारों में होना कोई संयोग नहीं है, और यह भी कोई संयोग नहीं है कि सभी असाधारण हैं। आखिरकार, अगर इस यूनिवर्स की सरकार लोगों की क्लोनिंग का प्रयोग करती है, तो वह वही करेगी जो हेनरी डेंजर में हमें दिखाई देता है, जो हमें एक सिखावट देता है जिसे मुझे बहुत पसंद है
क्योंकि यह पागल स्टीव को भी समझाता है। क्या आप याद करते हैं कि मैंने कहा था कि स्पेंसर और कार्ली के अलावा केवल एक ही डुप्लीकेट किरदार है? हाँ, हमने पूरे वीडियो में उस पर केंद्रित किया है, लेकिन उसके भाई का भी एक क्लोन है। और हालांकि पागल स्टीव स्पेंसर के बिल्कुल समान है, वह उसकी उत्कृष्टता को साझा नहीं करता। वह पूरी तरह से पागल है। ठीक है, मैं समझ गया। कार्ली पहली नहीं थी, स्पेंसर था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उसके पैरामीटर को समायोजित किया और 6 परिवार की दूसरी बेटी के साथ किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसके जन्म से ही प्रयोग शुरू किया था, लेकिन इस मामले के जोखिम और अनैतिकता के कारण सब कुछ गोपनीयता और संवेदनशीलता के साथ निपटाया गया। और क्योंकि यह पता नहीं था कि क्या ये कार्ली क्लोन प्रभावी होंगे या नहीं, इन अन्य कार्ली को अलग किया गया और उन्हें अन्य परिवारों में स्थानित किया गया, अन्य नाम, अन्य लेकिन असमान जन्म तिथियों के साथ। और उन्हें एक अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होगा, जिन्हें निरंतर मॉनिटर किया जाएगा। पेज एक शानदार परिवार में समाप्त हुई, क्योंकि उसे पीसीए जैसे अच्छे कॉलेज में भर्ती किया गया और अब वह स्टार्क इंडस्ट्रीज के उसके ऊर्जा जनरेटर का विकास करने वाली एक जीनियस है। कॉर्मिना उल्लेख करती है कि वह रोमानिया से हैं और उनका परिवार पर्याप्त धनी है ताकि वे उत्तरी अमेरिका जाकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। और बेशक हमारे पास मेगन भी है, जिसके साथ हम इस वीडियो के पहले हिस्से को अंत कर सकते हैं। ऑड्री पार्कर का प्रोफाइल एक परफेक्ट सरोग माँ के लिए है। वह एक एकल माँ है, जिम्मेदार, आगे बढ़ने के इच्छुक, अपने बेटे ड्रेक के भविष्य के लिए स्पष्ट चिंता रखती है। और अकेली होने के कारण उसे मेघान को अपनी बायोलॉजिकल बेटी के रूप में पालने के खिलाफ उत्साहित करना बहुत आसान है, जिसके बदले में सरकार हर महीने एक आर्थिक मुआवजा देगी ताकि ऑल्ड्रिच, ड्रेक और अब मेगन अच्छे से जी सके। मेरे पास सब कुछ जीतने के लिए था, कुछ खोने के लिए नहीं। ड्रेक बहाना या कहानी बनाना आसान नहीं होगा कि अचानक उसके पास एक बहन कैसे हो गई। यह समझने में मदद करेगा कि उसने अपने द्वारा एक इतने बड़े घर को कैसे प्राप्त किया और 2 बच्चों का पालन पोषण करना, क्योंकि इस खर्च को लगभग सरकार ही उसने उठाया था। यह स्पष्ट करता है कि सब कुछ मेगन के आने पर सुधर गया। और इसके अलावा यह अच्छी तरह से समझा सकता है कि ऑड्री को मेगन को पैदा होने से लेकर उसे पालने का समय क्यों मिला, क्योंकि इस बार उन्हें अपने बच्चों के लिए पर्याप्त अच्छा समर्थन मिला था, कम से कम उनके पहले वर्षों में। यह भी समझ में आता है कि मेगन ने अपने सुपर एडवांस्ड रूम कैसे प्राप्त किया। सब कुछ सरकार की वजह से हुआ। मुझे शक है कि मेघान को अपने मूल की सच्चाई और अपने गोदली होने की जानकारी नहीं है, क्योंकि यह उसके लिए फायदेमंद होने से अधिक हानिकारक हो सकता है, लेकिन सरकार से मदद प्राप्त करना उसके लिए काफी है। और अंतिम में यह भी स्पष्ट करेगा कि कार्ली की मां ने क्यों गायब हो गई थी जब कार्ली बहुत छोटी थी। कार्ली की मां कहां गई थी? हम जन्मोत्तर अवसाद की विचारधारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस नए संदर्भ के तहत एक मां के रूप में सरकारी प्रयोगों का हिस्सा बनने के लिए उसे बहुत ही अत्यंत परिस्थितियों के कारण एक अधिक गंभीर प्रकार का अवसाद होगा। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया हो सकता है क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया था, या फिर उसे सब कुछ से दूर रहना चाहिए था, या फिर सिर्फ मिशन पर जीना जारी रखने के लिए। आखिरकार किसी से कार्ली और स्पेंसर ने अपनी आत्मा को मुक्त करना सीखा, और यह सख्त कर्नल शे से नहीं था। और वास्तव में हम जानते हैं कि कार्ली कभी भी पूरी तरह से संदेह नहीं करती थी, क्योंकि एक बार जब वह टीवी पर ड्रेक और जॉश का शो देख रही थी, मेगन को अपने भाइयों पर मजाक करते हुए देखकर उसने कहा कि वह उसकी तरह मजाक नहीं कर सकती। यह अजीब विवरण है, लेकिन यह बार बार होता है। उदाहरण के लिए, एक फेबुलस की मुख्य किरदार एडी सिंगर मेघान के वेबसाइट के लिए सहयोग करती है और उससे परेशान नहीं लगती, हालांकि वह कॉर्मिना से नफरत करती है। वह मेगन और कॉर्मिना को 2 अलग व्यक्तियों के रूप में देखता है, जैसे कार्ली ने भी नहीं कहा कि वह मेगन के बहुत समान है। मुझे लगता है ये कुछ मार्गो रॉबी और एमा मैकी की स्थिति की तरह होगा। उन्हें लगता होगा वे बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अंततः उन्हें किसी भी संदेह का कोई कारण नहीं है। लेकिन रुकिए, कैसे हो सकता है कि कार्ली ने ड्रेक और जॉश का एक एपिसोड देख रही थी? हमने पहले स्थापित नहीं किया कि वे एक ही यूनिवर्स हैं? हाँ, लेकिन यहाँ वह रियलिटी शो की थ्योरी आती है जिसे मैं समझाऊंगा। वीडियो 3 घंटे और आधे तक चलने से पहले रुकने का समय है। मुझ पर विश्वास करें, चाहे वे इसे टेलीविजन पर दिखाएं, ड्रेक और जॉश के जीवन में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से वास्तविक है, ज्यादा कम। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह सिद्धांत ब्लड मेटल युग 17 के पागल मस्तिष्क से निकला है, मेरे कुछ जोड़ों के साथ। इसीलिए मेरी ओर से उस दोस्त का बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें। अगले निक वर्सो और उसके अंधेरे कोनों पर और भी पागल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।